रशिया और यूक्रेन जंग की हकीकत और यूरोप पर उसके असरात। रूस की यूक्रेन पर हमले को तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुका है और इस जंग से सबसे ज्यादा नुकसान जिस खित्ते को हुआ है वो है यूरोप। दरहकीकत रूस की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि एक पूरे ब्लॉक से है जिसे हम मगरिब व वेस्ट कहते हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मगरबी ममालिक ने रूस पर बराह रास्त हमला करने के बजाय एक बिलवासिता जंग लड़ने का फैसला किया, क्योंकि रूस एक न्यूक्लियर सुपर पावर है और बराह रास्त टकराव खतरनाक हो सकता है। लिहाजा मगरबी ताकतों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर्स मालियत के हथियार फराहम करना शुरू किए और साथ ही रूसी बैंकों, कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां सैंक्शंस आयद करना शुरू कर दी। मगरबी ममालिक को यकीन था कि इन माशी पाबंदियों के जरिए रूस को यूक्रेन की जंग से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है, मगर वो ये भूल गए कि रूस के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरे यूरोप और खास तौर पर यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, और वो हथियार है गैस पाइपलाइंस। यूरोप अपनी 25% तवानाई की जरूरियात कुदरती गैस से पूरी करता है और इस गैस का 50% सिर्फ एक मुल्क रूस से आता है। यूरोप में रूसी गैस और तेल का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी है। जब यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियां लगाना शुरू की तो जर्मनी ने रूस के साथ हर किस्म की तिजारत बंद कर दी सिवाय गैस और तेल की दरामदात के। वजह यह थी कि अप्रैल 2022 तक जर्मनी की 55% गैस और 35% तेल की दरामदात रूस से हो रही थी। जर्मनी बखूबी जानता था कि अगर वो फौरन रूसी गैस और तेल की खरीदारी बंद करता है तो इसकी मईशत महीनों में जमीन बोस हो जाएगी। और यही नहीं, यूक्रेन जंग के बाद भी जर्मनी रोजाना 220 मिलियन यूरो रूस को गैस की मद में अदा करता रहा, जो कि यूक्रेन को दी जाने वाली माली इमदाद से कहीं ज्यादा था। यानी बिलवास्ता तौर पर जर्मनी रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में माली मदद फराहम कर रहा था। मगर सवाल यह है कि जर्मनी, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है, वो रूस पर इतना इन्हिसार क्यों करता है? क्या जर्मनी के पास कोई मुतबादिल नहीं? और गैस इतनी नागुज़ीर क्यों है जबकि मुस्तकबिल तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का है? आइए इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि जर्मनी के पास कुदरती तवानाई के बहुत ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं है। ना तो वहां इतनी धूप पड़ती है कि बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकें, और ना ही हुआ इतनी तेज है कि विंड पावर से खातिरखा बिजली पैदा की जा सके। जर्मनी जिस कुदरती वसीले से मालामाल है वो है कोयला। जर्मनी के पास दुनिया के 7वें सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं और आज भी जर्मनी अपनी 30% बिजली कोयले से पैदा करता है। इसी कोयले की बुनियाद पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ने सनती तरक्की की और एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा। 1950 की दहाई में जर्मनी तेजी से माशी बहाली की तरफ बढ़ रहा था, जब दुनिया खुराक के एक बड़े बहरान से गुजर रही थी। जमीन की जरखेजी कम होने के बाइस ज़री पैदावार कम हो गई थी और माहिरीन पेश गोई कर रहे थे कि अगर फौरी हल ना निकाला गया तो आइंदा 30 वर्षों में निस्फ दुनिया भूख से मर जाएगी। ऐसे में जर्मन साइंसदान फर्स हाबर ने अमोनिया दरियाफ्त किया, जिसके जरिए खाद बनाई जा सकती थी ताकि जमीन की जरखेजी वापस लाई जाए। यही खाद इस्तेमाल करके किसानों ने पैदावार को 4 गुना बढ़ा दिया और चंद वर्षों में ही दुनिया की आबादी कई गुना बढ़ गई। अब जर्मनी, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया तैयार करने वाला मुल्क बन चुका था, इसे इस खाद की तैयारी के लिए कुदरती गैस की जरूरत पड़ने लगी। इसी दौरान 1953 में सोवियत यूनियन के मशरकी इलाकों साइबरा में कुदरती गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। सोवियत हुकूमत ने अपने शहरों तक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बिछाना शुरू की। चंद सालों में अंदरून मुल्क काम मुकम्मल हुआ, मगर यूरोप में भी रूसी गैस की मांग बढ़ने लगी। मसला यह था कि उन पाइपलाइंस को यूरोप तक पहुंचाने के लिए भारी सरमाया दरकार था। फिर 1969 में मगरबी जर्मनी में एक नए चांसलर ने ईस्ट पॉलिटिक नामी खारजा पॉलिसी मुतारफ कराई, जिसका मकसद सोवियत यूनियन और जर्मनी को करीब लाना था। इस पॉलिसी के तहत वेस्ट जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक एनर्जी डील साइन की। सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी को कुदरती गैस देगा और बदले में जर्मनी इसे आला मेयार का स्टील देगा ताकि वो पाइपलाइंस बिछा सके। ये डील 20 साल की थी। नेचुरल गैस की खास बात यह है कि इसे कोयले और तेल की तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए मुंतकिल करना मुमकिन होता है और ऐसी पाइपलाइंस बनाना निहायत महंगा, तवील और मुश्किल काम होता है। 1980 की दहाई तक सोवियत यूनियन ने यूरोप तक गैस पाइपलाइंस बिछा दी थी और 1990 तक वो जर्मनी को अपनी 40% गैस फराहम कर रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रूसी गैस की यूरोप को सप्लाई यूक्रेन के रास्ते होने लगी, जिसका मतलब यह था कि रूस के कंट्रोल में खलल पड़ गया। इस मसले से निपटने के लिए रूस ने नई पाइपलाइंस बिछाना शुरू की। 1999 तक रूस ने एक और पाइपलाइन बेलारूस के जरिए जर्मनी तक पहुंचाई और 2005 में वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की तामीर शुरू की, जो बाल्टिक सी से गुजर कर सीधी जर्मनी जाती थी। यही वो पाइपलाइन थी जिसकी वजह से जर्मनी रूस पर शदीद इन्हिसार करने लगा। इसके बाद भी तिजारत बखूबी जारी रही। यूरोप को आसानी से रूसी गैस मिलती रही और रूस को खतीर आमदनी होती रही। फिर 2008 में रूस और यूक्रेन में कीमतों पर तनाज़ा हुआ और रूस ने 20 दिन के लिए यूक्रेन वाली पाइपलाइन से गैस बंद कर दी। निजता यूरोप के कई ममालिक गैस से महरूम हो गए और पोलैंड में तो 11 लोग सर्दी में ठिठर कर जान से गए। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि रूस अब अपनी गैस के जरिए पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था। फिर 2014 में जब रूस ने मशरकी यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियां लगाएं और मुतबादिल ज़राए तलाश करना शुरू किए।
मगर जर्मनी अब भी रूसी गैस पर कायम रहा, बल्कि मजीद गैस खरीदने लगा। बिलाखिर सितंबर 2022 में रूस ने यूरोप और जर्मनी को गैस फराहम करने वाली तमाम पाइपलाइंस बंद कर दी। इसके नतीजे में जर्मनी में एनर्जी बहरान पैदा हो गया, कीमतें आसमान को छूने लगे, महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया और लोग सड़कों पर निकल आए। अब अवाम का मुतालबा है कि जर्मनी को इस जंग में गैर जानिबदार रहना चाहिए, क्योंकि इस जंग का सबसे बड़ा खमियाजा सिर्फ जर्मनी को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जर्मनी के पास कोई मुतबादिल है? अगर कोयले की बात करें तो वो सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला ईंधन है। इसीलिए 2019 में जर्मनी ने फैसला किया कि वो अगले 10 वर्षों में अपने तमाम कोयला प्लांट्स बंद कर देगा। नीदरलैंड्स में यूरोप के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं, मगर मुसलसल ड्रिलिंग की वजह से वहां ज़लज़ले आ रहे हैं। इसीलिए 2023 में ऐलान हुआ कि ये ज़खायर भी बंद कर दिए जाएंगे। अलजायर और लीबिया से भी कुछ गैस आती है, मगर वो सिर्फ इटली और स्पेन तक महदूद है। अब जर्मनी के पास एक आखिरी मुतबादिल बचता है, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी माया कुदरती गैस, जिसे ठंडा करके दुनिया भर में टैंकरों के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए खास टर्मिनल्स दरकार होते हैं, जिन्हें बनने में 5 साल तक लग सकते हैं, और ये बहुत महंगा काम है। तो कलील मुद्दती हल के तौर पर जर्मनी बुरी तरह फंस चुका है। दूसरी तरफ रूस को भी नुकसान हुआ है। यूरोप और जर्मनी से जो अरबों डॉलर्स आ रहे थे वो अब बंद हो चुके हैं, और रूस के पास सिर्फ चीन और भारत जैसे मुतबादिल बच्चे हैं, मगर वो भी आधी कीमत पर डील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में रूस के लिए ये बहरान मजीद शदीद हो सकता है, क्योंकि यूरोप अब तेजी से मुतबादिल तवानाई की जानिब जा रहा है। इसी दौरान यूरोप में अमरीका के किरदार पर भी बहस छिड़ चुकी है। बाज़ यूरोपीय थिंक टैंक्स का मानना है कि अमरीका हमेशा यूरोप को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है, और असल कीमत यूरोप को अदा करनी पड़ती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हो या हालिया रूसो-यूक्रेन जंग। और चूंकि अमरीका दुनिया से अलग थलग है, वो हमेशा महफूज रहता है, यहाँ तक कि इकनॉमिक वार की सूरत में भी इसके पास अपने कुदरती वसाइल मौजूद हैं। आखिर में अगर हम यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल देखें तो रूस अपना मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकाम रहा है, और इसे कई महाजों पर शिकस्त हुई है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि पुतिन किसी भी सूरत इस जंग को हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर रूस हार गया तो पुतिन की सदारत खतरे में पड़ जाएगी, और रूस के अंदर भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आने वाले 5 से 6 माह निहायत अहम होंगे, और यही तय करेंगे कि आलमी ताकत का तवाज़ुन अब किस बलाक की तरफ झुक रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।